हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो इस बार का यूपीएससी सीडीएस और इस बार का यूपीएससी सीएपीएफ 2025 एम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या हो सकते हैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके मन में वैसे तो वो तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट उसके बावजूद भी एग्ज़ाम के एंड तक आते आते उनके मन में एक सेल्फ डाउट रहता है कि क्या ये टॉपिक मैंने पूरा कर लिया है कि नहीं करा है। या कोई भी सब्जेक्ट अगर वो लेके चलते हैं तो उसके बावजूद भी उनके मन में ये डाउट रहता है कि ओके, मैंने टॉपिक तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी इसमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या कोई ऐसा अंदर का सब टॉपिक तो नहीं छूट गया जो कि मेरे को इम्पॉर्टेंटली कवर करना था। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो उसी चीज़ में हम सबसे पहले आज बात करेंगे पॉलिटी की, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट, क्योंकि ये लगभग लगभग आपका 20% क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी से आते ही आते हैं। अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके अराउंड एंड अराउंड पॉलिटी के रहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा बड़ा है ये सब्जेक्ट। तो इसमें भी आपको कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस करना है। हम फालतू के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको हटा देंगे और सिर्फ जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनको सिर्फ आप करके अगर चले गए तो उनसे भी आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अराउंड एंड अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से आते हैं। और इस जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बेसिकली किस तरीके के होते हैं, जैसे मान के चलिए एक सवाल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे राइट टू प्रिवेसी है। तो ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, बट फिर भी राइट टू प्रिवेसी है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। बट अब अगर इसी के अंदर डिटेल में जाने लग जाए हम कि राइट टू प्रिवेसी, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा केस था इससे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपके इसी टॉपिक के अराउंड एंड अराउंड रिवॉल्व होंगी। तो जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है इसको विद करंट अफेयर आपको तैयार करते रहना है। तो पॉलिटी का स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, साथ साथ करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए, तब आप इस टॉपिक का होल्ड अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, देखिए ये आपके कुछ स्पेसिफिक राइट्स, जैसे जो मैंने आपको बता दिया राइट टू प्रिवेसी, उनकी लिमिटेशंस, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है जैसे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन सा फंडामेंटल राइट आपको कब दिया गया था, जैसे एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका 1978 का था, उसमें हमारा एक फंडामेंटल राइट हमसे वापस ले लिया गया था। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था, कौन से आर्टिकल के किस सब पार्ट में आता था, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है, जो अराउंड अराउंड 25 to 30% क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी के जिस एरिया से आते हैं, दैट इज़ योर यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक होता है वो यूनियन गवर्नमेंट में आ गया। प्राइम मिनिस्टर का जो टॉपिक होता है वो यूनियन गवर्नमेंट में आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पूरा टॉपिक होता है वो यूनियन गवर्नमेंट में आ गया। तो इंपॉर्टेंट तो ये तीन ही हो गए। अब प्रेसिडेंट की भी क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, तो एक बार प्रेसिडेंट के टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेसिडेंट के टॉपिक की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाता है जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। पावर्स में भी सबसे पहली आ जाती हैं लेजिस्लेटिव पावर, फिर आती हैं एग्जीक्यूटिव पावर, और फिर आती हैं जुडिशियल पावर, उसके बाद आती हैं मिलिट्री पावर, फिर आती है वीटो की पावर, फिर आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब एक तो इन सब में आपको इन सब चीज़ों के क्या याद रखने हैं, आर्टिकल याद रखने हैं। फिर जब अब पावर की बात आती है तो इस पावर वाले एरिया में आपको ये याद रखना है कि वो पावर वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वीटो की बात करूँ तो वीटो में भी अगेन तीन तरह के वीटो हमारे होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंशनरी
वीटो, ठीक है, और लास्ट आता है आपका पॉकेट वीटो। तो अब इसमें भी क्या ये कभी यूज़ हुए हैं? जैसे एब्सोल्यूट वीटो कभी यूज़ हुआ है, पॉकेट वीटो कब यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे पॉकेट वीलो वीटो के बारे में आपको याद होगा, एक ही बार यूज़ हुआ है, और वो किसने करा है? जैल सिंह, जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर सस्पेंशनरी वीटो हमारा कितनी बार यूज़ हुआ है? एब्सोल्यूट वीटो हमारा कब यूज़ हुआ है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में कब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है? सबसे पहले तो आर्टिकल 123 कब इशू किया जाता है, किस कंडीशन में इशू किया जा सकता है, क्या रिपीटेटिवली इशू किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें। फिर एक और पावर जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, दैट इज़ एमरजेंसी, ठीक है। एमरजेंसी की पावर, एमरजेंसी में भी 3 तरह की एमरजेंसी होती हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहली होती है, वेट अ मिनट, हाँ, सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, या जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बराबर या बार बार आते हैं। क्यों? अभी भी आप देखो मणिपुर में लगी है। फिर यहाँ पर आप देखोगे फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, और इन सब की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आई होप प्रेसिडेंट के बारे में आपका क्लियर हो। अगेन ऐसे ही, वैसे वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड आपको याद रख लेना है। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक हो गया। फिर यहाँ पर आ जाता है पीएम के बारे में, आपको सिर्फ याद रखना है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, और एक और आर्टिकल है जो आप याद रख लीजिएगा, 78, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, एक लिमिट लगा दी थी अराउंड अराउंड कितने की, 15% की लिमिट लगा दी है कि 15% ऑफ द टोटल मेंबर के आपके क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब यहीं पे पढ़ोगे, एक टर्म और पढ़ लेना आप, दैट इज़ योर कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर वाला टर्म भी आप एक बार कवर कर लेना। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट या यूनियन के अराउंड एंड अराउंड सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही करके अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा आपको। बाकायदा आप किताबों से भी पढ़ सकते हो, बट किताबों से पढ़ोगे और उसके बाद आपको नहीं पता होगा कि कवर क्या क्या करना है, तो आप फालतू की चीज़ें या फालतू का नॉलेज ज़्यादा ग्रैब्स करोगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप छोड़ दोगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर और कुछ रह गया नहीं। फिर आ जाते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट में। अगेन स्टेट गवर्नमेंट वही 15 से 20%। स्टेट गवर्नमेंट में हम बात कर लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 आ सकती हैं, SLA और SLC, स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगेन ये क्या हो गया, एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, सिर्फ कुछ कुछ राज्य हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो वो आपको याद रखना है। अराउंड एंड अराउंड 6 स्टेट्स हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो जल्दी से गूगल करिए और ये फैक्ट लर्न करिए कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। फिर यहाँ पर एक और आ जाता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव की भी आपको बात कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट वाले में मैं आपको बस एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव तो मैंने बता दिया, बट लेजिस्लेटिव में आपको पार्लियामेंट भी पकड़ना है यहाँ पे, ओके। तो ये आप याद रख लेना। तो अगेन यहाँ पर आपका गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के बारे में आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना है, तो वो आपको याद रखना है। गवर्नर की भी ताकत है, लगभग लगभग सेम है। और वो क्या है, जैसे कि अच्छा हाँ, एक और पावर थी जो दोनों के पास है, दैट इज़ योर पार्डनिंग पावर। अब देखिए इतनी सारी पावर्स है, मैं भी एक बारी में आपको सारी की सारी नहीं बता पा रहा। अगर मैं पर्चे में लिख के बैठता तो मैं आपको बता देता। अब ये तो मैं आपको कंटिन्यूसली बताते हुए कर रहा हूँ, तो मेरे को भी धीरे 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 याद आ रही हैं। तो आपको ये भी याद रखने की पार्डनिंग पावर क्या फ़र्क होता है। अच्छा, जब आप गवर्नर स्टेट को पढ़ेंगे तो आप एक और चीज़ कर लेना, दैट इज़ योर कंपेरिजन। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते पढ़ते हो किसके बीच में, बिटवीन यूनियन और स्टेट,
तो भी ये देखा गया है कि तब आपको ज़्यादा इजीली चीज़ें रिकॉल हो पाती हैं। ओके, फिर यहाँ पर आ जाता है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है उनका रिलेशन विद गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो जब यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की बात आएगी तो यहाँ पे आर्टिकल 163 और 164 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है जुडिशरी से सवाल। तो जुडिशरी के अराउंड 10% के आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट के अराउंड के जितने आर्टिकल हैं या फिर इसकी जो पावर्स हैं, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल आ गया यहाँ पे। फिर आता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव वाला भी होता है। फिर आता है एप्लीएट, ठीक है, एप्लीएट वाला आ गया आपका। उसके बाद और कौन कौन से आते हैं, एडवाइजरी, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके सवाल होते हैं या पावर्स होती हैं वो सब आप इसको यहीं पे पढ़ सकते हो। फिर कुछ तरह की स्पेशल लीव्स होती हैं जो आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आपको याद रखना है। साथ साथ यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं या कितने जजेस होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है 33+1, ठीक है, 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर सेम आपको करना है, अच्छा यहाँ पर ये भी याद रखना है अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करने के लिए, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर अगेन हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो वो भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कब आया था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से था या ये बाद में हमने उठाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब आप जुडिशरी पढ़ोगे ही तो पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर लेना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जजमेंट रहे हैं वो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। क्लियर। ये आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके कैसे कैसे रहे हैं। फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपको हमेशा करके ही जानी है। जैसे एक तो हो गया इलेक्शन कमीशन, ओके, तो एक इलेक्शन कमीशन हो गया। फिर आ जाता है कैग, फिर आ जाता है सीवीसी, ठीक है। मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उसके साथ साथ जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सीबीआई, एनआईए, ठीक है, कैग, सीआईसी, ये सब आप पढ़ के जाना है। इलेक्शन कमीशन, कैग हो गया, सीवीसी हो गया, सीबीआई हो गया। फाइनेंस कमीशन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई कमीशन रह गई, हाँ, एनएचआरसी, ठीक है। फिर आ जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। वैसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि बनी नहीं है अभी तक तो उसके अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी यूपीएससी और एसपीएससी के अराउंड तो क्वेश्चन आते आते हैं। तो ये कुछ कमीशंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अब इनको जब आप पढ़ोगे तो इसमें दो चीज़ों पे तो ध्यान रखना है आपको, एक तो अपॉइंटमेंट और दूसरा रिमूवल। जैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एसपीएससी है, इसके जो चेयरमैन है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। अब आप लोग जाके पढ़ना इसका रिमूवल कौन करता है, आप लोगों को खुद देख के थोड़ी हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे भी फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखने हैं। फिर अपॉइंटमेंट के लिए कभी कभी कमिटीज़ भी बनाई जाती हैं, जैसे कैग के लिए कमेटी जो बनती है, सीवीसी के लिए कमेटी जो बनती है, सीबीआई के लिए कमेटी जो बनती है, सीआईसी के लिए कमेटी जो बनती है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कैग हो गया, इसकी तो मैं बता सकता हूँ एक हाई पावर्ड कमेटी हम उसे बोलते हैं, या इलेक्शन कमीशन हो गया उसके लिए भी हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाती है जिसमें पीएम हो गया, सीजेआई हो गया और होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब लोग होते हैं, तो इसे बोला जाता है हाई पावर्ड कमेटी। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी मेरे को जस्ट याद आई, दैट इज़ योर लोकपाल। फिर तो लोकपाल हो गया, फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, टर्म एंड टेन्योर, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म एंड टेन्योर। तो ये सब चीज़ें आप याद रखते हुए चलोगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजन।
अराउंड 5 से 10% आता है। अगेन बता दिया, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसीज। फिर अमेंडमेंट याद रखने हैं आपको कि अमेंडमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, मेजर अमेंडमेंट्स जैसे आपको फर्स्ट, 7th हो गया, 24th हो गया, जो मैं बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंटली कर ही लेना। 42nd हो गया, 44th हो गया, 61st हो गया, 66th हो गया, ठीक है, 73rd हो गया, 74th हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका 86th हो गया, 86 के बाद आ जाता है आपका 91st हो गया, ठीक है, 93rd हो गया, एंड 100 वाला नहीं, 101, 102, 103, 104 और 105। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आप पढ़ के जाओगे। इसमें से कौन से वाले में क्या क्या हुआ था वो भी आपको याद रखना है। तो सिर्फ इतने अमेंडमेंट अगर आपने याद कर लिए तो मैं बोल रहा हूँ आपका 90% खेल हो गया यहाँ पे। 90% आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें आपको याद रखना है क्या, लेजिस्लेटिव पावर को लेके क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर सकते हो, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बात कर सकते हो। फिर फाइनेंशियल रिलेशन की बात करोगे तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, फाइनेंस कमीशन की, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, और एक और चीज़ आप जो अभी ले सकते हो दैट इज़ योर GST। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे दो की बात होती है, दैट इज़ योर पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये याद रखना, 73rd और 74th ये आया था 1993 24 अप्रैल, जिसको हम एज अ पंचायती डे भी बोलते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बता दिया। इन सब में एक और एक चीज़ छूट गई, दैट इज़ योर DPSP, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा, प्रियम्बल। तो ये सिग्निफिकेंस है, जैसे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरह के जो शब्द हैं आपके उन सबको आपको पढ़ना है। तो ये रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये याद करना है। फिर यहाँ पर DPSP मैंने बताया पार्ट 4 के अंदर आता है, पार्ट भी याद कर लेना है आपको। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड हुई थी, कैसे ऐड, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता दें, 42nd में ऐड हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये बता दिया मैंने। पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, मनी बिल, टाइप ऑफ बिल में इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब आपको पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट ने, ये सारा मैंने आपको बता दिया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी में स्ट्रक्चर इसका, हाई कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जुडिशियल रिव्यू, PIL कौन लाया था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। देखिए सारी चीज़ें वही हैं जो बता दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अगेन इलेक्शन कमीशन, UPSC, CAG, NHRC, फाइनेंस कमीशन, ये सब आपको कर लेना है। फिर जो मैंने आपको बोले थे वही यहाँ पे लगभग लिखे हुए हैं, तो वो आपको याद करके जाने हैं। अमेंडमेंट्स सेंटर स्टेट रिलेशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आपको याद रखनी है। लोकल गवर्नमेंट बता दिया, 73rd, 74th। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, यस ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप ऑफ इलेक्शन। फिर आता है VVPAT, ठीक है, और EVM, ये दो जो इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आप देख सकते हो, जैसे अभी बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी, दैट इज़ अबाउट NJAC के बारे में, ठीक है, वो आप बता सकते हो, जो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा था, हालांकि उसको वापस ले लिया गया था, तो वो आप देख सकते हो। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये था आपका 4th जज केस, वेट अ मिनट, ये नहीं था, ये आपका था 4th जज केस जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन मैंने आपको बता ही दिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इसके लिए आर्टिकल है 352, इसके लिए आर्टिकल है 356। क्लियर, बस ये चीज़ें आपको याद रखते हुए जाना है। फिर आता है ट्राइब्यूनल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्लियर, ये कौन से आर्टिकल में आया था या कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो इतना याद रखना है आपको। आई थिंक इनका जो आर्टिकल है वो 323A, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले का ये है, और जो अदर ट्राइब्यूनल है उसका 323B। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब इसमें NGT आ गया। NGT एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये भी एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट,
कि जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है तो वो आप देख लेना, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा की जब रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँगा, ये कौन से शेड्यूल में बताया गया है, हमारे 4th शेड्यूल में आपका बताया गया है। क्लियर? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अराउंड एंड अराउंड पॉलिटी से रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। देखिए पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी मैंने बहुत कंप्राइज करके बताया, लेकिन फिर भी देखो वीडियो अराउंड अराउंड 20 मिनट की चली गई। तो सोचो आप अगर इसको अच्छे से करके जाओगे तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आपको इनको करके जाना है, और अगर आप इनको करके जाओगे तो डेफिनेटली 10 से 15 मार्क्स का आप डिफरेंस डाल के आओगे। और वो जो आपको एक पुश होता है ना, जो चाहिए होता है हर सब्जेक्ट में, वो पुश हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।